जोहार। आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के इस मौके पर आए हुए तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम अपने अधिकारों को लेकर के इतने सजग हैं, इतने सोचते हैं, इतना समझते हैं कि हम यहां पर एकजुट हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 75 सालों में किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे हक और हुकूक को छीना है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, और इस देश में नहीं दुनिया भर में हमने देखा कि हमारे लोगों का अस्तित्व आज की तारीख में खतरे में डाल दिया इन तथाकथित पार्टियों ने। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की इस देश में सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों की क्या स्थिति है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने कुछ महीने पहले देखा कि किस तरीके से एक आदिवासी नौजवान के ऊपर पेशाब किया गया और उसको बचाने के नाम पर, उस आरोपी को बचाने के नाम पर किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया हम सबने देखा। क्या हमारे भाई के पैर धो लेने मात्र से उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद ये वो व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित है, लेकिन अगर वो पीड़ित है तब भी क्या पांव धो लेने मात्र से शिवराज सरकार के ऊपर जो दाग लगा है वो हट जाएगा? नहीं हट सकता है। और पांव धो लेने से आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। आदिवासियों को न्याय मिलेगा संविधान में जो प्रावधान है, चाहे वो अनुसूची 5 के प्रावधान हो, चाहे अनुसूची 6 के प्रावधान हो, पेशा 1996 का मामला हो, हमारी ग्राम सभा को मजबूत करने का मामला हो, जब तक इन्हें मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक इन अधिकारों को आदिवासियों को नहीं दिया जाएगा, तब तक आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। साथियों, ये समझना बहुत जरूरी है कि यही वो मध्य प्रदेश है जहां ये कहा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीनों पर आदिवासियों को पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश के आदिवासियों की क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा भूमिहीन आदिवासी इसी मध्य प्रदेश के भीतर है। सबसे ज्यादा भूमिहीन इसी मध्य प्रदेश के भीतर है। और अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा कहता है, वो कहता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार इस मध्य प्रदेश की बीजेपी और जो शिवराज सिंह सरकार है उसने किया है। तो जब हम लोग अधिकारों के लिए एकजुट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो हमें समझना होगा कि हमारे सामने चुनौती किस तरीके की है। अभी साथी यहां बात कर रहे थे कि दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक एक रोड बन रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के पास क्या इतना पैसा है? ये सच है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास हमारी जमीन है जिसको लगातार उस हाईवे के नाम पर छीना गया। क्या वो हाईवे किसी और की जमीन पर बना है या आदिवासियों की जमीन पर बना है? आप बता दीजिए। वो जमीनें हमारी है, जिसे कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन है। तो हम लोग यहां से कह देना चाहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि इस देश में सरकारों के आने से पहले आदिवासी रहता आया है। जब इस देश में सरकारों को कोई नहीं जानता था, इवन उससे पहले भी देखें तो राजा महाराजाओं को कोई नहीं जानता था और कोई राजा रजवाड़े नहीं थे, तब से आदिवासी यहां रहता आया है। चाहे वो भील पट्टी हो, चाहे गोंडवाना का इलाका हो, और इस देश में नहीं, अगर हम लोग देखें तो पूरे के पूरे एशिया में सबसे पुरानी बस्तियां आदिवासियों की इसी मध्य प्रदेश के भीतर है।
इसलिए जब हम लोग यहाँ अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं या एकजुट हुए, तो हमें जानना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। उस दुश्मन को भी पहचानना होगा, और वो दुश्मन बहुत क्लियर है। वो दुश्मन आरएसएस है, वो दुश्मन बीजेपी है, वो दुश्मन शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो दुश्मन कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी है। ये कहना पड़ेगा। और क्यों कहना पड़ेगा? अगर ये दुश्मन नहीं होते तो आज 75 साल बीतने के बाद भी आदिवासियों की मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं होती। हमने देखा नेमावर में किस तरीके से आदिवासियों को मार दिया गया। नेमावर कांड भूल गए क्या? सब जानते हैं नेमावर में आदिवासियों के साथ क्या हुआ। हम सब रोज आए दिन ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा प्रशासन की तरफ से। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब मध्य प्रदेश से ये खबर नहीं आती कि आज इस इलाके में आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता। हर दिन कुछ ना कुछ खबरें आती है। हम सब ये जानते हैं, और आप सबके साथी, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सब लोगों पर, किसी के ऊपर एनएसए है, किसी के ऊपर जिला बदर का नोटिस है, किसी के ऊपर एफआईआर है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आदिवासी अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि आदिवासी अपने हक और हुकूक के लिए एकजुट हो। वो नहीं चाहते कि आदिवासी अपने अधिकारों को जाने। इसीलिए वो आपके बच्चों के ऊपर, आपके भाइयों के ऊपर एनएसए लगाते हैं, जिला बदल करते हैं और तमाम तरीके की फर्जी एफआईआर करते हैं। इसलिए जरूरी है हमारे अधिकारों के बारे में जानना। साथियों, मामला सिर्फ यहां तक आकर के खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ अधिकारों के बारे में जानने की जब बात आएगी तो हमें यह समझना होगा कि हमारे अधिकार हैं कौन कौन से। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, बाबा साहब की तस्वीर हमारे सामने है। इस तस्वीर का यहां होने का क्या मतलब है? इस तस्वीर का बहुत सिंपल एक मैसेज है कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपने हक और अधिकारों को जानेंगे नहीं, और जब तक आप अपने हक और अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक लड़ेंगे कैसे? इसलिए लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है साथी। और जब लड़ाई की बात चली है तो हम टंट्या मामा को कैसे भूल सकते हैं? टंट्या भील की जो लड़ाई है वो किसकी लड़ाई है? किस लिए लड़ाई लड़ी गई? आप याद कीजिए, इस देश, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास पढ़ाता हूं पिछले 10 सालों से, और पिछले लगभग 18 साल से खुद इतिहास पढ़ रहा हूं। मैंने देखा है कि इतिहास की किताबों से टंट्या भील को गायब कर दिया गया। कहीं लिखा भी गया तो लिखा गया डकैत के रूप में। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में जाकर के ये पता लगाया कि आखिर हमारे लोगों का इतिहास किस तरीके का था और उनके साथ क्या हुआ, तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे। आज से कम 150 साल पहले, 150 साल पहले 1888 में टंट्या भील के बारे में अमेरिकन अखबार में छपा था, और उसका टाइटल क्या था? उसकी ऊपर जो हेडिंग थी उसमें लिखा था रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। मतलब समझिए, हमारे लोगों को यहां नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने वहां से यहां आकर के पता कर लिया कि कौन वो व्यक्ति है जो अपने आदिवासियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, बच्चियों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है। तो वो टंट्या भील थे। तो वो जो लड़ाई टंट्या भील ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू की थी, जिसका एक उद्देश्य था कि हम अपने जल, जंगल और जमीन को, आदिवासियों के आत्मसम्मान को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और उस विरासत को बचाते बचाते वो शहीद हो गए। आज वही विरासत
पुनः एक बार खतरे में है। वही विरासत टंटा भील के बाद बिरसा मुंडा ने जगाई थी, वही लड़ाई थी कि किस तरीके से आदिवासियों के हक और हुकूक दिलाए जाए। और इसके लिए उन्होंने इसी तरीके से गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के, कस्बे-कस्बे, अलग-अलग हिस्सों में जा करके आदिवासियों को एकजुट किया था और उन्हें बताया था कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। जैसे आज हम लोग यहां पर बता रहे हैं कि पाप का असली दुश्मन कौन है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने असली दुश्मन को पहचाने। और ये दुश्मन बड़ा शातिर है, इतना शातिर है कि हमें अपने नाम से तक नहीं बुलाना चाहता। वो कहता है कि ये तो बनवासी लोग हैं, वो कुछ और कहेगा। वो कहता है कि ये तो इंसान खाते हैं, उनकी खोपड़ियां खाते हैं, इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन एक बात यहां से कह देना जरूरी है साथियों कि बनवासी नहीं, आदिवासी है हम, और इस देश के मूल मालिक हैं हम। अगर हमें आदिवासियों के अलावा किसी भी दूसरे नाम से पुकारा गया तो याद रखिए हमें वो नाम दूसरा मंजूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें आदिवासी के नाम से जाना जाए। कोई भी दूसरा शब्द हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, सिर्फ एक नाम आदिवासी और कोई दूसरा शब्द नहीं। साथियों, इसीलिए जब यहां पर हम बैठे हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारे पुरखों की जो लड़ाई उस समय चली थी, उस लड़ाई को आज बचाने की जरूरत है। और बचाने का एक शानदार एग्जांपल आप बताता हूं आपको कि किस तरीके का खतरा हमारे ऊपर है। और वो खतरा ये है साथियों, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए, अपने ही साथी आए हुए हैं, बैठ जाइए प्लीज। जो खतरा हमारे ऊपर है, आजादी के 75 साल बाद एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट कहती है कि इस देश में किसी अपर कास्ट महिला या अपर कास्ट पुरुष जितने दिन औसतन जिंदा रहता है, एक आदिवासी पुरुष और एक आदिवासी महिला उस अपर कास्ट व्यक्ति से 7 साल कम जिंदा रहते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे हक और हुकूक छीन लिए, हमारे संसाधन छीन लिए, हमारे खान पान की जो व्यवस्था थी उसको बर्बाद कर दिया। और उसके चलते ये हुआ कि हम लोग खतरे में आ गए। इसलिए उस हक और अधिकार को बचाना बहुत जरूरी है साथियों। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को जानें। और आज की तारीख में जो लड़ाई चल रही है, बीजेपी ने एक नई लड़ाई आपके खिलाफ छेड़ी हुई है। और वो लड़ाई ये है कि वो आपके देश का नाम भी बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के नाम से इंडिया को हटा दिया जाए और भारत को रख लिया जाए। तो हम यहां से एक चीज बता देना चाहते हैं कि इंडिया जुड़ा है इंडिजीनियस से, और इंडिजीनियस जुड़ा है हमारी पहचान से। हम वो कतई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अपने देश के नाम के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ नाम की बात नहीं है, अगर किसी ने इस देश के संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो भी हमें कतई मंजूर नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश को बनाने की है, इस देश को बचाने की है, इस देश के संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। क्योंकि हम वो लोग हैं जो इस देश की बुनियाद में है। संविधान सभा की बैठक में एक बार जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि मैं, आदिवासियों के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं, जिसे इस देश में जो बाहर से जो लोग आए उन्होंने वहां से खदेड़ करके जंगलों में धकेल दिया गया। लेकिन हम ही इस देश के मूल मालिक हैं और हम इस देश को बनाने वाले हैं और हम इस देश में को जो है बचाने वाले भी हैं। तो साथियों, मैं आखिरी बात कहकर के इस बात को खत्म करूंगा कि जो साथी यहां पर हैं उनको शुक्रिया, लेकिन जो साथी इस पंडाल में नहीं है, इस ग्राउंड में नहीं है और कहीं बाहर है, किसी दूसरे के यहाँ दरी पट्टी बिछाने का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे
जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका। तो साथियों, इसी अपील के साथ कि जो साथी इस पंडाल के बाहर है, अभी भी किसी और के यहाँ बैठे हुए हैं, किराए के घरों में बैठे हुए हैं, उनको कहना जरूरी है कि आइए, हमारे साथ आइए, यहाँ बैठिए और समझिए कि आदिवासी जाजम क्या होती है, आदिवासियों के हक के लिए लड़ना क्या होता है। और हमारे जो साथी यहाँ इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, कमलेश डेडियार से लेकर के जयेश के तासी, उन सबका शुक्रिया कि आप सबको लेकर के आए, हम जैसे लोगों को लेकर के आए और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम, जय आदिवासी।